नमस्कार साथियों, एनालाइजर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आवश्यक वस्तु अधिनियम के अगली धारा पर, जो कि है धारा नंबर 3। धारा नंबर 2 तक हमने पढ़ाई कर ली है। अब हम धारा नंबर 3 के विषय में प्रवेश कर रहे हैं और आज का वीडियो ये धारा नंबर 3 सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है इस अधिनियम का। इसीलिए महत्वपूर्ण पार्ट है क्योंकि ये बहुत ही लेंदी पार्ट है। लेंदी पार्ट कहने का मतलब कई जगह आप पढ़ेंगे इस धारा को तो आपके मन में कंफ्यूजन पैदा कर देगा। इसीलिए इस वीडियो में बहुत आराम से चलूंगा, हर एक चीज को समझाने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करता हूं कि पिछले जो 2 वीडियो आप लोगों को पसंद आए हैं उसी प्रकार से ये भी वीडियो आपको पसंद आ सकता है। वो तो मेरे पढ़ाने के बाद ही पता चलेगा। क्लियर है? तो वो सब चीजें मेरे पढ़ाने के बाद पता चलेगी। तो शुरुआत करते हैं धारा नंबर 3 की। कोशिश करेंगे कि थोड़ा आराम से चलें लेकिन दोबारा ना पढ़ना पड़े। धारा नंबर 3 क्या कहता है? धारा नंबर 3 मुख्य रूप से जो बात करता है वो कहता है आवश्यक वस्तु के उत्पादन। आवश्यक वस्तु कौन होगा? आवश्यक वस्तु जो कि हमने धारा नंबर 2 के अंतर्गत देख लिया था क नंबर पॉइंट में। पिछले वीडियो में आपको ध्यान है कि आवश्यक वस्तु की घोषणा कैसे होती है, कौन करता है, केंद्र सूची का विषय है तो कौन करेगा, राज्य सूची का विषय है तो कौन, समवर्ती सूची का विषय है तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी। दोनों की प्रक्रियाएं हम लोगों ने देख ली थी। अब हमको यह पता चल गया है कि आवश्यक वस्तु किसको हम बोलेंगे। तो आवश्यक वस्तु वे वस्तुएं जो अनुसूची में लिस्ट होंगी वे सब क्या होंगी? आवश्यक वस्तु कही जाएंगी। क्लियर है? चलिए, तो धारा नंबर 3 जो है वो कहता है कि आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, प्रदाय, वितरण आदि का नियंत्रण करने की शक्ति। आपके सामने आपका पीडीएफ भी होना चाहिए, प्रिंट कराए होंगे। तो क्या कहता है? किसी वस्तु के, यानी कि कौन सी वस्तु? आवश्यक वस्तु। आवश्यक वस्तु के उत्पादन 2-3 बातों पर बात करता है। पहला बात करता है कि उत्पादन, दूसरा कहता है प्रदाय और तीसरा नंबर पॉइंट कहता है वितरण। इसके नंबर और कोई पॉइंट होगा तो उसको समझ लेते हैं। उत्पादन, प्रदाय, वितरण, इन तीनों पर वितरण के बाद एक और चीज बोलता है आदि। ये आदि भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक्सेट्रा जो है, उत्पादन मतलब प्रोडक्शन, प्रदाय मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रदाय मतलब देना, और वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, आदि मतलब एक्सेट्रा के विषय में नियंत्रण की शक्ति पर बात करता है। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है तो आपको एक चीज ध्यान आ रहा होगा। मैंने पढ़ाया था वीडियो नंबर 1 में, जिसमें मैंने बताया था मार्केटिंग सिस्टम कैसे काम करता है। उसमें मैंने एक गोदाम से रिटेलर के पास, रिटेलर से फिर खरीदार के पास, उपभोक्ता के पास चीजों को पहुंचाया था। तो मैंने आपको बताया था कि सभी में नियंत्रण अगर होगा तभी से चीजें सुचारू रूप से चल सकती। क्लियर है? धारा 3 के अंतर्गत मुख्य रूप से किसी वस्तु के उत्पादन, प्रदाय, वितरण आदि पर नियंत्रण की शक्ति है और यह शक्ति मुख्य रूप से किसके पास है? तो वो आप बोलेंगे वह है केंद्र सरकार के पास। अरे किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। केंद्र सरकार के पास। ठीक है, अब एक एक पॉइंट को पढ़िएगा, ध्यान से समझते जाइएगा। धारा 3 जो है, धारा 3 के अंतर्गत 6 उपधाराएं दी गई। ठीक है, धारा 3 क्या है वो समझ गए। धारा 3 है वस्तु के उत्पादन, प्रदाय, वितरण आदि पर नियंत्रण की शक्ति के विषय में बात करता है, कंट्रोलिंग पावर के विषय में बात करता है। और वस्तु किस प्रकार की होगी? वस्तु कैसी होगी? आवश्यक वस्तु होगी। आवश्यक वस्तु की पहचान क्या है? जो अनुसूची में है
वह आवश्यक वस्तु है, जो अनुसूची में नहीं है वह आवश्यक वस्तु नहीं है। दूसरा नंबर पॉइंट देखें तो अब हम बात कर रहा हूं कि धारा 3, धारा 3 जो है इसको ऐसे बना ही लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो ये वाला चीज ना आप, मैंने बोला था आप एक कॉपी रखिएगा, वो कॉपी में इसको बना लीजिएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, भूलेंगे आप इस चीज को। धारा 3, धारा 3 की कुल 6 उपधाराएं दी गई। पहला नंबर उपधारा, दूसरा नंबर उपधारा, तीसरा नंबर उपधारा, चौथा नंबर, पांचवा नंबर और ये छठवां नंबर। इस प्रकार से 6 उपधाराएं दी गई हैं धारा 3 के अंतर्गत। और अगर मैं कहूं धारा 3 के अंतर्गत 6 उपधाराओं में पहली उपधारा, दूसरी उपधारा और तीसरी उपधारा पर मुख्य रूप से बात करूंगा, चौथी, पांचवी और छठवीं उपधारा पर बाद में बात करूंगा। तो पहली उपधारा जो है उसमें कहता है कि किसी वस्तु को अगर आवश्यक वस्तु बना दिया गया है, ठीक है, किसी वस्तु को आवश्यक वस्तु बना दिया गया है, तो सरकार यानी केंद्र सरकार उस आवश्यक वस्तु के उत्पादन, प्रदाय, वितरण आदि पर आदेश देने की प्रक्रिया कैसी होगी। यदि किसी वस्तु को आवश्यक वस्तु बना दिया गया है तो केंद्र सरकार किस प्रक्रिया यानी कौन सी प्रक्रिया, कौन से नियमों को फॉलो करेगी, कौन से रूल्स को मानेगी अपना आदेश पारित करते समय। तो मुख्य रूप से धारा नंबर 1 जो उपधारा 1 जो है वो कहता है आदेश, ऐसा लिखा नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, आदेश जारी करने की प्रक्रिया एवं मापदंड। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको बता देता हूं, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, प्रोसीजर ऑफ क्या बोलते हैं इसको, मतलब आदेश, किसी आदेश को प्रोसेस करने की प्रक्रिया, ऑर्डर को प्रोसेस करने की प्रक्रिया, और कौन कौन से मापदंड का ख्याल रखेगी, कौन कौन से पैरामीटर को मानेगी केंद्र सरकार, उस पैरामीटर के हिसाब से आदेश जारी करेगी। ठीक है, बहुत आराम से चलना, क्योंकि इसमें भूलोगे, 100% बोल रहा हूं, भूलोगे। दूसरा नंबर पॉइंट जो कहता है, उपधारा 2 कहता है कि केंद्र सरकार कौन कौन से आदेश, कौन कौन से आदेश पारित कर सकता है, कौन कौन से आदेश पारित कर सकता है, मतलब आदेश की प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति कैसी होगी, यानी ये कैसा, किस प्रकार का आदेश होगा, इसका नेचर क्या होगा। ठीक है, ऑर्डर का नेचर क्या होगा, किस प्रकार की प्रवृत्ति होगी, यानी कौन कौन से प्रकार के आदेश केंद्र सरकार जारी कर सकता है। तीसरा नंबर पॉइंट है जो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन तीसरा नंबर पॉइंट मुख्य रूप से फोकस करता है कीमत पर, कीमत यानी प्राइसिंग पर। ठीक, चौथे नंबर पॉइंट यानी उपधारा 4, उपधारा 5 और उपधारा 6 के विषय में मैं आने वाले वीडियो में बात करूंगा, या आगे जब ये वीडियो इतना 3 पार्ट हम लोग समझ जाएंगे तो उसके बाद आगे इस पर बात करूंगा। यहां तक समझ में आ गया होगा, ये बात तो बिल्कुल समझ में आ गई कि आवश्यक वस्तु के उत्पादन, प्रदाय, वितरण आदि के विषय में नियंत्रण करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है, और इसके लिए केंद्र सरकार क्या करती है कि इसके अंतर्गत धारा 3 के अंतर्गत 6 उपधाराएं दी गई हैं, उपधारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, और पहले उपधारा में कहता है कि आदेश जारी करने की प्रक्रिया क्या होगी, प्रोसेस क्या होगा ऑर्डर को जारी करने का। दूसरा कहता है कि आदेश की प्रकृति क्या होगी, यानी किस किस प्रकार के आदेश दिए जा सकते हैं।
तीसरा नंबर उपधारा कहता है कि प्राइसिंग पर बात करेगा, जो बात को अभी आपको समझ में नहीं आएगी, अभी जब हम उपधारा 2 पढ़ लेंगे तो ये बात ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं हम लोग धारा नंबर 3। धारा नंबर 3 की उपधारा 1, और उपधारा 1 में भी बस उपधारा 1, ठीक, उपधारा 1 को पढ़ते हैं। आप अपने सामने रख लीजिएगा अधिनियम, और देखिए पढ़ रहा हूं, आप इंग्लिश मीडियम वाले उसको ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं। उपधारा 1 में लिखा है, ये देखिए ऐसा है मेरे पास, ठीक, आपके पास भी ऐसा ही है, आप भी लिखते जाइएगा। उपधारा 1 में लिखा है कि यदि केंद्रीय सरकार की यह राय हो कि आवश्यक वस्तु के प्रदाय को बनाए रखने, बढ़ाने या उसके सामयिक वितरण और उचित कीमत पर उसकी सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अथवा राज्य की रक्षा या सैनिक संक्रियाओं को दक्ष संचालन के लिए आवश्यक वस्तु की प्राप्ति के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह आदेश द्वारा उत्पादन, प्रदाय, वितरण एवं उसके व्यापार और वाणिज्यिक विनियमन प्रतिषेध के लिए उपबंध कर सकेगी। इतना बात लिखा है। अब इसको शॉर्टकट में अगर बोलूं तो किसके पास ये अधिकार है? अधिकार है हमेशा केंद्र सरकार के पास। अगर केंद्र सरकार में भी, पिछले वीडियो में मैं सोचा था बता दूं लेकिन भूल गया था, केंद्र सरकार में भी आपसे पूछे कि केंद्र सरकार के अंतर्गत के अंदर किसके पास ये अधिकार है, तो आप बोलेंगे उपभोक्ता मामले, उपभोक्ता पूछ सकता है ना, ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है जो अभी लिख रहा हूं। मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, इस चीज को एकदम नोट डाउन कर लीजिए, काम है, ये प्रश्न पूछेगा तो। ठीक है, केंद्र सरकार में कई मंत्रालय होते हैं, उसमें से एक मंत्रालय है उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। यही मंत्रालय जो होता है किसी वस्तु को आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित करने के लिए नोडल एजेंसी माना जाता है। मतलब कुल मिला के यही काम करेगी, ये समझ लीजिए। ठीक, यही काम करेगी उपभोक्ता मामले एवं खाद्य वितरण मंत्रालय। क्लियर होगा? ठीक, अब यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा समझते समझते चलेंगे। क्या कहा मैंने बताया कि केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार में मुख्य रूप से जो उत्तरदायी है किसी भी आवश्यक वस्तु के विषय में, वह कौन है? उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। और अभी जो मैंने पढ़ा था आपके अधिनियम पे, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि किसी भी आवश्यक वस्तु के विषय में बात कर रहे हैं, किसी भी आवश्यक वस्तु के विषय में, इस वस्तु के विषय में क्या बात कर रहा है? पहला बात कर रहा है आवश्यक वस्तु के विषय में कि उस आवश्यक वस्तु के प्रदाय को बनाए रखने के लिए, पहला नंबर पॉइंट कहता है कि प्रदाय मतलब जो बिक्री है उसको बनाए रखने के लिए दूसरा नंबर पॉइंट कहता है कि उस वस्तु का जो प्रदाय है, यानी प्रदाय मतलब क्या बोलते हैं उसको? प्रदाय मतलब बोलेंगे उपलब्धता, एक तरीके से बोल सकते हैं। प्रदाय मतलब बांट देना। ठीक है, किसी वस्तु को देने, प्रदाय को बनाए रखने के लिए, या ये प्रदाय को अधिक करने के लिए। अधिक करने का मतलब क्या है? बढ़ाने के लिए। तीसरा नंबर पॉइंट कहता है बढ़ाने के अलावा सामयिक वितरण, ये आपके अधिनियम को ही मैं लिख रहा हूं बस पॉइंट में, सामयिक वितरण। चौथा नंबर पॉइंट कहता है कीमत, उचित कीमत पर उपलब्धता के लिए।
उचित कीमत 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 पर उपलब्धता के लिए। ठीक, ये 4 पॉइंट कहता है। मैंने फिर से पढ़ देता हूं। यदि केंद्र सरकार को यह राय हो कि आवश्यक वस्तु के प्रदाय को बनाए रखने, उसको बढ़ाने या सामयिक वितरण या उचित कीमत पर उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, इतना लाइन मैंने पढ़ा था। या फिर मैं कहूं, या फिर इसके अलावा मैं कहूं कि भारत की रक्षा के लिए, या कहूं भारत की रक्षा के लिए, या एवं सैनिक संक्रिया, सैनिक संक्रिया भी एक एक शब्द को बता दूंगा, सैनिक संक्रिया को नियमित बनाए रखने के लिए, भारत सरकार किसी वस्तु के उत्पादन, प्रदाय, वितरण, व्यापार एवं वाणिज्य का नियमन एवं प्रतिषेध के लिए बंद कर सकती है। अब इसको एक एक पॉइंट को समझते हैं। देखिए, हमने इस पॉइंट में क्या समझा? हमने ये समझा कि धारा 3 क्या कहता है। 3 बातें कहता है। आदि में बहुत सारी चीजें छिपी है और इसी आदि में छिपे होने की वजह से कुछ चीजें अभी ऐड होंगी, जैसे व्यापार और वाणिज्य यहां नहीं लिखा है, लेकिन व्यापार और वाणिज्य की बात आएगी। वितरण लिखा है, वितरण की बात तो है ही। ठीक है, तो हमने देखा कि धारा 3 में 3 बातें मुख्य रूप से लिखी गई है, उसी के नियंत्रण के लिए, आवश्यक वस्तु के नियंत्रण के लिए। फिर हमने देखा धारा 3 के 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट में पहला पार्ट जो है आदेश जारी करने की प्रक्रिया और मापदंड के विषय में बात करती है। तो अगर हम पहला मापदंड देखें तो क्या कहता है? पहला मापदंड में देखिए, मापदंड को अगर देखें तो केंद्र सरकार, जिसमें उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय शामिल है, वो क्या करता है? कहता है कि किसी भी आवश्यक वस्तु के प्रदाय को बनाए रखने के लिए या निरंतर उसकी उपलब्धता रहे मार्केट में लोगों के पास, उसको कंटिन्यू बनाए रखने के लिए, या फिर उसके निरंतरता मतलब प्रदाय को बढ़ाने के लिए, प्रदाय पता नहीं, आप देख लीजिएगा क्या बोलते हैं इसको, प्रदाय मतलब वही उपलब्धता एक तरीके। सामयिक वितरण के लिए, सामयिक वितरण मतलब सभी को समान रूप से वो वस्तु मिले, या फिर कीमत बहुत ज्यादा हो गया तो उचित कीमत पर लोगों को वस्तु मिले। इन 4 पॉइंट्स के आधार पर भारत सरकार किसी भी आवश्यक वस्तु के उत्पादन, वितरण, प्रदाय, व्यापार और वाणिज्य पर कुछ रेगुलेशन ला सकती है, कुछ नियमन कर सकती है, या किसी वस्तु के व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन आदि को रोक भी सकती है, प्रतिषेध भी कर सकती है। दूसरा तरीका हमने देखा कि अगर भारत सरकार को किसी वस्तु के उत्पादन पर वो करना है, क्या बोलते हैं, प्रतिबंध वगैरह लगाना है, तो दूसरा तरीका भी हमने देखा। इसको अगर छोटा कर दूंगा तो अभी आपको समझ में आ जाएगा दूसरा तरीका क्या है। ठीक, दूसरा तरीका क्या है उसको भी समझ लेते। दूसरा तरीका कहता है कि प्रदाय को बनाए रखने, ये तो हम लोग हो गया पहला तरीका। ठीक, ये तो रहा हमारा पहला तरीका। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका सामान्य की बात करता है, सामान्य मानव के लिए, मनुष्य के लिए, लोगों के लिए बात करता है कि यदि किसी वस्तु के प्रदाय को बनाए रखना है, उसके प्रदाय को बढ़ाना है, यानी उपलब्धता को बढ़ाना है, लोगों में समान वितरण हो, सामयिक वितरण हो, समान वितरण, अगर ये सब सुनिश्चित करना है, वस्तु उचित कीमत पर मिले, ये सब अगर सुनिश्चित करना है तो सरकार इसके लिए कुछ कदम उठा सकती है। क्या क्या कदम उठा सकती है? तो किसी भी जो वस्तु आवश्यक वस्तु है उसके उत्पादन, प्रदाय, वितरण, विपणन
वाणिज्य, जिसको वाणिज्य भी बोल सकते हैं, विपणन मतलब व्यापार करना, वाणिज्य, इस सब के विषय में, ठीक है, व्यापार और वाणिज्य, विपणन को व्यापार भी बोल सकते हैं ना, व्यापार भी मतलब ट्रेडिंग। तो ये सब करने के लिए वो क्या कर सकती है, इसके उत्पादन, प्रदाय, वितरण, विपणन, वाणिज्य या व्यापार पर के लिए विनियमन कर सकती है। विनियमन करने का मतलब रेगुलेशन, रेगुलेट कर सकती है, या एक चीज और कर सकती है, क्या कर सकती है, या प्रतिषेध भी कर सकती है, प्रतिषेध भी कर सकती है। इतना बात समझ में आया या नहीं आया? ठीक, अब एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं, एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेता हूं एक समय ऐसा आया भारत में जब कोरोना महामारी आया, ठीक है। कोरोना महामारी में सैनिटाइजर की मांग एकाएक बढ़ गई। जब सैनिटाइजर की मांग बढ़ेगी तो कोई प्राइवेट कंपनी क्या होगा, उस सैनिटाइजर के मूल्य को बढ़ाना चाहेगा। सबसे पहला केस देखते हैं कि अगर कोई सैनिटाइजर कंपनी है जो सैनिटाइजर बना रही है, ठीक, और सैनिटाइजर बनाने के बाद उसको पता है कि एक सैनिटाइजर उसने बनाया, जैसा भी सैनिटाइजर बनाया वो जो है उसका मूल्य 40 रुपए है, लेकिन मार्केट में सैनिटाइजर उपलब्ध नहीं है, ठीक है, मार्केट में सैनिटाइजर उपलब्ध नहीं है। तब की स्थिति में वो सोचता है कि मैं इस 40 रुपए वाले सैनिटाइजर को क्या कर लेता हूं, स्टॉक करके रख लेता हूं, जमा करके रख लेता हूं। जब वह जमा करके रखेगा, इसका मतलब यह है कि मार्केट में और सैनिटाइजर की कमी होगी, और जब सामान कम होगा तो उसको खरीदने वाले, पैसा देने वाले अधिक लोग होंगे, क्योंकि जान बचाना है। अब ऐसी स्थिति में मान लिया कि उसने इसको स्टॉक कर दिया, स्टॉक करने के लिए के बाद मार्केट में सैनिटाइजर की और कमी हो गई। अब जब ऐसी स्थिति आई कि मार्केट में सैनिटाइजर की और कमी हो गई, तो सरकार को यह बात पता चली, तो सरकार ने कहा कि सबसे पहला काम तो हम करते हैं कि मार्केट में पहली बात सैनिटाइजर की कमी है, तो इस कमी को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सरकार को किसी ने बताया कि भैया आपके पास आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 है, उसका कुछ ख्याल करिए, उससे बारे में सोचिए, उसी से काम हो जाएगा, वही ब्रह्मास्त्र है। तो सरकार ने एक आदेश जारी किया कि भाई सबसे पहली बात, कोई भी सैनिटाइजर कंपनी बनाएगी सैनिटाइजर, वह अपने गोदाम में या किसी भी गोदाम में 100 लीटर से अधिक सैनिटाइजर नहीं रख सकती। जब सरकार ने ऐसा नियम बनाया, किसी कंपनी ने 40 रुपए वाला सैनिटाइजर रखा था 1000 लीटर, अब वो एक नियम आ गया कि 100 लीटर से ज्यादा तुम रख ही नहीं सकते, तो क्या करेगी कंपनी, तुरंत निकालेगी 900 लीटर को, तुरंत निकाली 900 लीटर को, और मार्केट में आया, सैनिटाइजर का दाम गिरा, जो एक्चुअल प्राइस है उसी में मिलने लगा। ये कैसे बनाया उसने, सरकार ने किस अधिनियम के आधार पर बनाया, 1955 के आधार पर। कहा कि तुम इसको स्टॉक करके नहीं रख सकते, इसको वितरण से संबंधित एक विनियमन बना दिया कि तुम इसको बेचना ही पड़ेगा, तुमको वितरित करना ही पड़ेगा, तुम 100 लीटर से ज्यादा रख ही नहीं सकते, तो कंपनी ने फिर उसको वितरित करना ही पड़ा। दूसरा केस सोच लेते हैं, मान लेते हैं एक ही कंपनी है कोई, ठीक, एक ही कंपनी है, मात्र एक कंपनी है जो सैनिटाइजर बनाती है। अब ऐसी स्थिति में वो कंपनी, भारत में केवल एक ही कंपनी है जो सैनिटाइजर बना रही है, हालांकि उसका निर्माण लागत टैक्स वगैरह करके सब कुछ उसका हो रहा है 40 रुपए, लेकिन वो कंपनी कहती है हम 40 रुपए में नहीं बेचेंगे, हम इसको बेचेंगे 1000 रुपए में, 1000 रुपए में बेचेंगे। सरकार को फिर याद आया कि अरे हमारे पास आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 है,
और उसके अनुसार देखते हैं क्या कुछ कर सकते हैं क्या। तो सरकार के पास आया पता कि हाँ हम कर सकते हैं। उचित कीमत की उपलब्धता के लिए ये 40 रुपए का होना चाहिए, लेकिन हमको ये मिल रहा है 1000 रुपए। ठीक है, तब की स्थिति में सरकार क्या करेगी, विनियमन बनाएगी, नया विनियमन बनाएगी। और उस नया विनियमन के अंतर्गत क्या करेगी, कुछ और कंपनियों को लाइसेंस दे देगी कि तुम भी अब सैनिटाइजर बनाओ, या इसी कंपनी से कह सकती है कि तुम 1000 रुपए का वो नहीं बेचोगे, तुमको बेचना पड़ेगा कितना में, 40 रुपए में ही बेचना पड़ेगा। ये इसी अधिकार के तहत सरकार उससे कह सकती है। अब 40 रुपए में मान लीजिए बेचने के लिए बोला, अब उसने अपने अपने दोस्तों को, अपने अपने जो परिवार वाले थे उन्हीं को बोला कि तुम ले जाओ भैया सैनिटाइजर, 40 रुपए में है। तो सरकार कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, हम इस पर क्या करेंगे, तुमको बेचना तो है लेकिन सामान्य तरीके से बेचना है, सामयिक वितरण रखना है, यानी लोगों को, सभी लोगों को मिले ऐसा तुमको व्यवस्था बनाना है, तुमको केवल अपने अपने लोगों को नहीं बेचना है। क्लियर होगा। तो एक सैनिटाइजर के उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि इस तरीके की चीजें हो सकती है। अब दूसरा उपाय, हम दूसरा एक तरीका देख सकते हैं, एक प्रतिषेध। इस शब्द को समझना बहुत जरूरी है, इस शब्द को समझना अति आवश्यक है। मान लेते हैं किसी कंपनी को लाइसेंस प्राप्त होता है, ठीक है, किसी कंपनी को लाइसेंस प्राप्त होता है कुछ भी सामान बनाने के लिए। मान लेता हूं एक सैनिटाइजर का ही उदाहरण ले लेता हूं कि सैनिटाइजर बनाने के लिए उसको आदेश प्राप्त होता है कि तुम सैनिटाइजर बनाओ। अब सैनिटाइजर बनाने के बाद वो कंपनी 40 रुपए के सैनिटाइजर 1000 रुपए में बेचने लगी। सरकार ने उसके लिए विनियमन बनाने की ट्राई किया, लेकिन वो अलग अलग तरीके से, जिस भी तरीके से उसका लूप होल खोज करके वो बेचती ही रही। तो सरकार एक आदेश निकाल सकती है प्रतिषेध के तहत कि तुमको रोक देते हैं, अब तुम सैनिटाइजर नहीं बना पाओगे। वो कौन कौन से तरीके हैं, हमको आने वाले वीडियो में, आगे वाले पॉइंट में देखना है कि कौन कौन से आदेश, आदेश की प्रकृति, कौन कौन से आदेश पारित किए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप लोग ये चीज समझे कि केंद्र सरकार आवश्यक वस्तु पर किसी प्रकार का विनियमन या प्रतिषेध तभी करेगी जब उसको 4 पॉइंट हो कि प्रदाय बनाए रखने के लिए वैसा विनियमन आवश्यक है, बढ़ाने के लिए प्रदाय को, यानी सप्लाई को बढ़ाने के लिए, प्रदाय मतलब सप्लाई ना, याद आ गया, सप्लाई को बढ़ाने के लिए वैसा कोई विनियमन आवश्यक है, या सामयिक वितरण के लिए, यानी समान रूप से वितरित हो, इसके लिए कोई विनियमन या रेगुलेशन आवश्यक है, या सामान की उचित कीमत पर सामान बिके, उपलब्ध हो सभी के लिए, उसके लिए कोई विनियमन या प्रतिषेध आवश्यक है, तभी सरकार करेगी। और उसके अंतर्गत वह सरकार उस वस्तु के उत्पादन के लिए भी विनियमन कर सकती है, प्रतिषेध कर सकती है, उस वस्तु के प्रदाय यानी सप्लाई के लिए भी विनियमन या प्रतिषेध कर सकती है, वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी कर सकती है, उसके व्यापार के लिए भी विनियमन या प्रतिषेध कर सकती है। इस पॉइंट में केवल और केवल इतना ही समझते हैं। ठीक, चलिए इस पॉइंट में केवल और केवल इतना ही समझते हैं। चलिए अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, कि सरकार के पास हाँ, चलिए अब अगला नंबर पॉइंट देखते हैं और दूसरा एक उदाहरण से समझने की कोशिश करें। यहां तक तो आपको समझ में आ ही गया कि क्या चीज मैं कहना चाह रहा हूं। अब इस दूसरे उदाहरण में कहता है पॉइंट नंबर इसी का, यानी धारा 1 के अंतर धारा 3 की उपधारा 1 के क नंबर पॉइंट जो है उसी क नंबर पॉइंट के अंतर, क नहीं है, हाँ, उपधारा 3 का 1 अभी हमने देखा, 3(1) क के अंतर्गत, खंड क के अंतर्गत कुछ बात कही गई। वो बात कहता है कि अनाज हो, प्याज हो, आलू हो, दाल हो, तिलहन, खाद्य तिलहन और तेल हो, इसके विषय में सरकार इसके लिए नियमन कब बनाएगी, कैसे बनाएगी, कौन सी परिस्थिति में बनाएगी, ये मुख्य रूप से यहां पर लिखा गया है। तो उसको मैं लिख देता हूं यहां पे,
कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं क नंबर में। क्या कहता है? पहला नंबर कहता है कि अनाज, दूसरा कहता है आलू, तीसरा कहता है प्याज, दलहन, तिलहन, अरे तिलहन, तेल। ठीक, क्या क्या? आलू, सॉरी, अनाज, आलू, प्याज, दाल, दलहन दाल, खाद्य तिलहन और तेल। ठीक, ये खाद्य है ना, खाद्य तेल की बात करता है। हर एक पॉइंट में कहीं कहीं गड़बड़ हो जाएगा, कहीं नॉर्मल कैरोसिन तेल ना सोच ले। खाद्य तेल के विषय में सरकार इन सब के विषय में कहता है कि ऐसे खाद्य पदार्थों की पूर्ति जिसके अंतर्गत अनाज, आलू, प्याज, तिलहन भी है, वैसा रेडी राजपत्र में साधारण कीमत और गंभीर आपदा भी शामिल है, विनियमित किया जा सकता है। ठीक, इन सब के विषय में अगर सरकार को किसी भी प्रकार से आलू, प्याज, दलहन, खाद्य तिलहन और तेल के विषय में अगर किसी भी प्रकार से विनियमन करना है या प्रतिषेध करना है, तब की स्थिति में सरकार को ध्यान रखना है कि ऐसा विनियमन और प्रतिषेध का जो आदेश है वह सबसे पहली बात अधिसूचना निकालना पड़ेगा। अधिसूचना निकालना पड़ेगा। कहां निकालेगी? राजपत्र में, राजपत्र में। और इस राजपत्र में क्या लिखा रहेगा? इसका कारण लिखा रहेगा कि हम आलू, प्याज, अनाज, दलहन, खाद्य तिलहन आदि के विषय में नियमन या प्रतिषेध क्यों कर रहे हैं। और ये नियमन या प्रतिषेध करने का आधार भी बताया है। कहता है कि अगर युद्ध हो, अकाल हो, प्राकृतिक आपदा हो, या कीमत में अत्यधिक वृद्धि हो, तभी ऐसा कोई नियम राजपत्र में प्रकाशित किया जा सकता है। युद्ध, अकाल, प्राकृतिक आपदा, असाधारण कीमत वृद्धि, अत्यधिक वृद्धि या असाधारण असाधारण कीमत वृद्धि होता है या अत्यधिक वृद्धि होता है मूल्य में, तभी ऐसा आदेश जारी किया जा सकता है। यानी सामान्य परिस्थिति में अगर कहें तो अनाज, आलू, प्याज, दलहन, खाद्य तिलहन और तेल के लिए इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा, बहुत सामान्य है। एक तो तेल याद रख लीजिए, एक दाल याद रख लीजिए और एक खाद्यान्न, मतलब चावल गेहूं खाद्यान्न में सब आएगा। कौन कौन रखेंगे? दाल, तेल और खाद्यान्न, और बाकी आलू प्याज तो है। तो तेल में आपका तिलहन भी है, और तिलहन मतलब कोई जैसे सरसों है, सरसों एक तिलहन फसल है जिसमें तेल निकलता है। ठीक है, और उससे तेल निकलेगा तो वो तो है ही। अनाज तो आपको बता ही दिया कि याद रखें, आलू प्याज तो आपको याद ही रहेगा, इसमें रेट बहुत ज्यादा कम ज्यादा होता रहता है। ठीक, इन क्षेत्र में अगर सरकार को किसी भी प्रकार से विनियमन करना है या प्रतिषेध करना है तो उसको राजपत्र में अधिसूचना जारी करना पड़ेगा, और उस राजपत्र में बचाना पड़ेगा कि मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे देशवासियों, मैं इस वजह से इसका मूल्य कम या इस वजह से इसका मूल्य ज्यादा कर रहा हूं, मैं इस वजह से विनियमन कर रहा हूं। और अगर कहा कि नहीं, रात को सोए और सुबह याद आया कि भैया इसका विनियमन कर देना है, तो ऐसा भी नहीं होगा। इसमें आधार भी बताया इस अधिनियम में कि तभी ये आदेश निकाला जाएगा अनाज, आलू, प्याज, दलहन, तिलहन, तेल के लिए, जब युद्ध हो, अकाल हो,
प्राकृतिक आपदा हो या फिर असाधारण कीमत में वृद्धि हो। तो ठीक है, अब एक बात तो समझ में आती है कि यदि युद्ध है तब तो लोगों को दिखेगा कि युद्ध है, इसीलिए आदेश निकाला है। अकाल है तो भी दिखेगा कि उस क्षेत्र में अकाल पड़ गया, पानी नहीं बरसा। प्राकृतिक आपदा है तो पता चला कहीं बादल फट गया या फिर कहीं भूकंप आ गया, जलजला आ गया, तब की स्थिति में। लेकिन असाधारण कीमत वृद्धि जब होगा तो सरकार कब मानेगी कि भैया असाधारण कीमत वृद्धि हो गई है? उसको तो बताना पड़ेगा ना कि किसको हम मानेंगे एक्चुअल में असाधारण कीमत वृद्धि। पता चला 10 रुपए आलू था वो 12 रुपए हो गया, सरकार बोलती है कि नहीं असाधारण कीमत वृद्धि है, आलू के विषय में हम नियमन निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। फिर दूसरी सरकार आई, उसका कोई मित्र था जो कि आलू लगाता था, प्रधानमंत्री का लाखों एकड़ में आलू लगा रखे, उसने आलू का रेट 10 रुपया से 50 रुपया हो गया, तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि नहीं असाधारण कीमत वृद्धि है ही नहीं, छोड़ो इसको बात। तो ऐसा नहीं चलेगा, उसके लिए हर चीज के लिए नियम। ठीक, का नंबर पॉइंट क्या बोला इस विषय में? कहता है आलू प्याज आदि के विषय में, ऐसे खाद्य पदार्थों की पूर्ति जो आलू प्याज आदि है। ठीक है, दूसरा इसका ख नंबर पॉइंट कहता है, इसी में इसको छोटा कर देता हूं, देखिए इसके बाद हम लोग इसको समझेंगे कि इसका जो मूल्य है वो कैसे माना जाता है, कैसे नापा जाता है। ठीक, इसी में देखते हैं, इसी में कहता है इसी में कहता है 3(1) का ख नंबर पॉइंट। अभी सब चीज याद हो जाएगा, बस कहानी सुनते चलो, सब याद रहेगा। कहता है स्टॉक सीमा आरोपित करने संबंधी कोई कार्यवाही कीमत वृद्धि पर आधारित होगी और कृषि उपज की स्टॉक सीमा को विनियमित करने वाला कोई आदेश अधिनियम के अधीन केवल तभी जारी किया जा सकेगा। ठीक, चलिए ख नंबर पॉइंट क्या कहता है कि यदि आपको स्टॉक की सीमा निर्धारित करनी है कि कोई व्यक्ति, कोई दुकानदार कितना आलू रख सकता है, कितना प्याज रख सकता है, या फिर कोई भी सामान XYZ सैनिटाइजर, तो स्टॉक की अगर सीमा आपको निर्धारित करनी है तो यह आवश्यक रूप से किस पर आधारित होनी चाहिए? मूल्य वृद्धि पर। अब मूल्य वृद्धि किस प्रकार से? असाधारण मूल्य वृद्धि पर आधारित होनी चाहिए। ठीक, ख नंबर पॉइंट यही कहता है। पहला नंबर का नंबर पॉइंट क्या बोला? का नंबर पॉइंट बोला आलू प्याज अनाज दलहन तिलहन के बारे में, तेल के बारे में, कि यदि इस पर आपको कोई अधिसूचना निकालना है तो तभी आप निकाल सकेंगे जब युद्ध हो, अकाल हो, प्राकृतिक आपदा हो या असाधारण कीमत वृद्धि हो, अत्याधिक कीमत वृद्धि हो। ख नंबर पॉइंट कहता है कि यदि आप स्टॉक की सीमा निर्धारित कर रहे हैं, स्टॉक की सीमा कहने का मतलब जैसे मैंने इस उदाहरण में बताया था आपको इस वाले पेज में कि 40 रुपए का सैनिटाइजर है और कोई 1000 लीटर रखा है अपने पास, दुकानदार है या फिर जो कंपनी वाला है, तो सरकार ने स्टॉक की सीमा निर्धारित कर दी कि भाई तुम 100 लीटर से ज्यादा नहीं रख सकते, तो उसको 900 लीटर बेचना पड़ा। तो किसके अनुसार किया? यही नियमन और प्रतिषेध के अंतर्गत। तो अगर आपको स्टॉक की सीमा निर्धारित करनी है तो स्टॉक की सीमा कैसे निर्धारित होगी? तो कृषि उपज की स्टॉक आरोपित करने संबंधी कोई कार्यवाही कीमत वृद्धि पर आधारित होगी और कृषि उपज की स्टॉक सीमा को विनियमित करने वाला कोई आदेश इस अधिनियम के अधीन तभी जारी किया जा सकेगा, तब कुछ हो सकता है। ठीक, इसमें दो बातें हैं। पहला बात कहता है कि सामान्य वस्तु के लिए, सामान्य वस्तु के लिए। दूसरा बात कहता है कृषि वस्तु के लिए, कृषि उत्पाद के लिए। सामान्य वस्तु के लिए क्या कहते हैं? सामान्य वस्तु के लिए कहता है कि स्टॉक की सीमा किस पर आधारित होनी चाहिए? असाधारण मूल्य वृद्धि पर होनी चाहिए। अब कृषि उत्पाद की बात करें, कृषि उत्पाद के लिए अगर आप स्टॉक की सीमा निर्धारित कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? ठीक, कृषि उत्पाद के लिए विशेषकर स्टॉक की सीमा अगर निर्धारित कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला बात, यदि वह किसी प्रकार का फसल है जो कि उद्यान संबंधी फसल है, जो कि उद्यान के माध्यम से लगाया जाता है, उद्यान फसल है। दूसरा, ये पहला नंबर पॉइंट। और दूसरा नंबर पॉइंट कहता है कि गैर
विनश्वर कृषि खाद्य पदार्थ, इसको भी लिख देता हूं फिर समझा देता हूं। गैर विनश्वर कृषि खाद्य पदार्थ, गैर विनश्वर खेती। तो अब इसको पहले समझ लेते, अगर वो कृषि उत्पाद है, मतलब सॉरी उद्यान वाला उत्पाद है, तब यदि खुदरा मूल्य में सीधा सीधा 100% की वृद्धि हो जाए, यानी कोई खाद्यान्न उद्यान फसल था जो पहले 50 रुपए का मिलता था और अचानक से वो 100 रुपए का मिलने लगा, 100% वृद्धि हो गई, या पहले वो 300 रुपए का मिलता था अचानक से 600 रुपए का मिलने लगा, ठीक, तब की स्थिति में आप स्टॉक की सीमा निर्धारित कर सकते हैं। दूसरा कहता है कि गैर विनश्वर कृषि खाद्य पदार्थ, इसके विषय में कहता है कि यदि इसके मूल्य में, खुदरा मूल्य में सीधे सीधे 50% की वृद्धि हो जाती है तो भी तब आप इसके लिए स्टॉक की सीमा निर्धारित करेंगे, कोई व्यक्ति कितना स्टॉक रख सकता है। क्लियर है? अब देखिए, यानी मान लेते हैं कोई वस्तु पहले 200 रुपए का था, वो अचानक से 300 रुपए में बिकने लगा। अब आपके मन में आ रहा होगा भैया गैर विनश्वर कृषि उत्पाद खाद्य पदार्थ क्या होते हैं? तो देखिए, गैर विनश्वर कृषि खाद्य उत्पाद ऐसे उत्पाद होते हैं जो कृषि से उत्पादित होते हैं और लंबे समय तक चल सकते हैं, यानी लंबे समय तक खराब नहीं होते। जैसे कृषि से उत्पादित क्या हुआ? चावल, धान हुआ, रख सकते हैं। गेहूं, कोई और चीज जैसे बाजरा, मक्का, इसके अलावा मान लेते हैं किशमिश, ड्राई फ्रूट, काजू, बादाम, मूंगफली, ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें यही है गैर विनश्वर कृषि उत्पाद। गैर विनश्वर कृषि खाद्य पदार्थ मतलब जो खाया जा सकता है, लंबे समय तक बिना खराब हुए जो चल सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? गैर विनश्वर कृषि खाद्य पदार्थ। अगर खाद्यान्न फसल में उद्यान फसल में 100% की वृद्धि हो जाती है और गैर विनश्वर कृषि खाद्य पदार्थ में 50% की वृद्धि हो जाती है, तो हम उसको कहेंगे क्या कि मूल्य में वृद्धि हो गई। तब सरकार क्या करेगी? स्टॉक की सीमा निर्धारित कर देगी कि कितना स्टॉक किसी को रखना है, यानी कितना सामान वो अपने गोदाम में रख सकता है, कितना सामान नहीं रख सकता। इसके विषय में वो नियमन यानी रेगुलेशन का आदेश लेकर के आ जाएगी। यहां तक बात क्लियर होगी? चलिए अब आगे की बात देखते हैं। अब आगे की बात देखते हैं। अब इसी पॉइंट में देखते हैं, क्या देखते हैं? अब ये जो मूल्य है, कौन सा मूल्य? ये उद्यान फसल पर 300 से बढ़ के 600 हो गया, तो इसका कंपैरिजन कैसे होगा? मतलब कैसे माना जाएगा कि कोई मूल्य, अभी तो मैं 300 लिख दिया, अब इसको मान लीजिए मिटा देता हूं, मैं ऐसे मिटा दिया। अब मैं कहता हूं कि उद्यान फसल है, कोई गैर विनश्वर कृषि पदार्थ है जो कि अभी के समय में यहां पे देखते हैं, ठीक, कोई गैर विनश्वर कृषि पदार्थ है जैसे चावल है, या दूसरा नंबर पॉइंट देखता हूं जो कि गेहूं है, ठीक। चावल अभी 70 रुपए किलो है, या गेहूं जो है वो 40 रुपए किलो है, 45 रुपए किलो है मान लेते, ठीक। तो हम कैसे मानेंगे? और मान लेता हूं कि मैं एक एनजीओ वाला हूं, सरकार को दावा करता हूं कि भैया गेहूं के रेट में जो है वो 50% की वृद्धि हो गई, तो मुझे बताना पड़ेगा ना कि कब इसका मूल्य कितना था और अभी कितना हुआ है। भाई 50% की वृद्धि हुई तो कुछ पहले भी रेट रहा होगा ना, तो पहले का रेट मुझे कैसे पता चलेगा? सरकार को कैसे पता चलेगा पहले क्या रेट था, अब क्या रेट हुआ? सरकार को नहीं पता चलेगा। तो उसके लिए इसी में एक व्यवस्था कर दी गई। कहता है कि 12 माह के ठीक पूर्ववर्ती विद्यमान कीमत या पिछले 5 वर्षों का औसत खुदरा कीमत जो भी कम हो, वही उसका बेस प्राइस माना जाएगा। जैसे
कहता है कि जो भी महीना चल रहा है, अभी मान लेते हैं मैं पढ़ा रहा हूं तब ये महीना चल रहा है जुलाई का, और जुलाई में सरकार ने कहा कि भाई 50% की वृद्धि हो चुकी है, तो ये 50% की वृद्धि कब से मानी जाएगी? तो कहता है कि ठीक 6 महीना, ठीक 12 महीना पहले जाइए। तो अभी जुलाई 2025 है, 2025। अब इससे 12 महीने पहले चला जाता हूं मैं, कहां पहुंचूंगा 12 महीने पहले? तो जुलाई 2024 में। जुलाई 2024 में गेहूं का क्या रेट था? मान लेता हूं जुलाई 2024 में गेहूं का रेट था 30 रुपए किलो, ठीक, और अब हुआ है 45 रुपए किलो। तो ऐसी स्थिति में मैं देखता हूं कि भाई 50% की वृद्धि तो हो गई, ठीक। दूसरा कहता है, दूसरा तरीका कहता है कि अगर आप पिछले साल नहीं जा सकते तो एक काम करिए, आप गेहूं का पिछले 5 साल का, यानी अभी से लेकर के, कहां गए हो, हाँ, पिछले 5 साल, यानी इस साल से लेकर जून से लेकर के पिछले 5 साल जून तक आप जो भी रेट होगा उसका औसत निकाल लीजिए। मान लेते हैं 5 साल की बात करूं तो 21, 22, 23, 24 और अपने आप में 25, कितना हो गया? 5 साल हो गए। इस साल गेहूं था 18 रुपए किलो, इस साल था 20 रुपए किलो, इस साल था 25 रुपए किलो, इस साल था कोई भी होगा 30 रुपए किलो, और इस साल हो गया 35 रुपए किलो। सबको जोड़ूंगा और 5 से डिवाइड करूंगा, जो मूल्य आएगा, मान लेता हूं इसको 5 से डिवाइड करने के बाद मूल्य आता है 27 रुपए किलो, 27 रुपए पर केजी गेहूं का। अब देखिए हमारे पास 2 बेस प्राइस हो गए। पहला बेस प्राइस क्या हुआ? 30 रुपए किलो। एक साल पहले गए तो 30 रुपए किलो था, और 5 साल का औसत निकाला तो 27 रुपए किलो हुआ। अब सरकार किसको मानेगी? तो इसी में बताया गया, देखिए ध्यान से पढ़िएगा। कहता है 12 माह के ठीक पूर्ववर्ती विद्यमान कीमत पर या पिछले 5 वर्ष की औसत खुदरा कीमत पर इसमें से जो भी कम हो उसी को बेस प्राइस मान लिया जाएगा। मान लेता हूं इसको पिछले साल, पिछले जुलाई 2024 में ये रेट था 40 रुपए किलो, और ये रेट पूरा औसत निकाल के आया 27 रुपए किलो, ठीक, 27 ही आया। तो अगर 40 के हिसाब से देखें, 40 से 45 हुआ तो कितने % का वृद्धि हुआ? कितना हुआ? 8 पंचे 40, लगभग 20%, नहीं, कितना हो गया? 8 गुणा 8 ढाम 80, 8 दूना 16, लगभग 12%, 13% का वृद्धि हुआ। अगर इस रेट से देखेंगे तो ये कितना वृद्धि हो रहा है? 13% का। लेकिन इस रेट से देखेंगे तो लगभग कितना वृद्धि हो रहा है? लगभग 55-60%, जो भी होगा, इसी सेट का नहीं है क्लास मैथ्स का, 55-60%। तो जो भी कम होगा, 5 साल वाला कम हो तो उस रेट को लेंगे, 1 साल पहले वाला कम हो तो उस रेट को लेंगे। 5 साल में क्या निकालेंगे? औसत निकालेंगे, और इसमें औसत निकालने की आवश्यकता नहीं। यह बात समझ में आई होगी? नहीं आई होगी तो भी कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए, ठीक। अब एक बात और समझते हैं। हमने क्या कहा? हमने इस नंबर पॉइंट में कहा कि कोई भी सामान्य वस्तु है या कृषि उत्पाद हो जिसमें फसल, उद्यान फसल और गैर विनिर्भर कृषि पदार्थ है, उसके लिए आपने स्टॉक की सीमा, मान लेते हैं किसी क्षेत्र में रेट बढ़ रहा है तो सरकार ने निर्धारित कर दिया कि भाई तुम इससे ज्यादा सामान नहीं रख सकते, तो बाकी सामान को क्या करेगी? वो बेच देगी मार्केट में। मार्केट में बेचेगा तो वैसे ही रेट कम हो जाएगा। लेकिन एक उदाहरण समझ के देखिए, वो अगला नंबर पॉइंट आपको कहता है कि परंतु स्टॉक को विनियमित करने वाला ऐसा आदेश किसी उत्पाद में किसी प्रकरण मूल्य सूचकांक सहभागी होगा, उसमें स्टॉक की प्रसंस्करण उद्यमिता नहीं होगी। और दूसरा कहता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक। इसमें 2 बातें कहेगी। मान लेता हूं मैं एक व्यक्ति हूं, मेरा नाम X, Y और Z है, ठीक। सरकार ने कहा कि कोई भी व्यक्ति है वह गेहूं, एक स्टॉक की सीमा निर्धारित कर दी, किसके आधार पर? यही मूल्य में वृद्धि हुआ, इस हिसाब से गैर विनिर्भर कृषि उत्पाद, कृषि खाद्य पदार्थ में क्या आता है?
गेहूं आता है, गेहूं के लिए निर्धारित कर दिया कि कोई व्यक्ति जो है वह गेहूं अपने पास, या फिर कोई फैक्ट्री है वो अपने पास गेहूं जो है वो 500 केजी से अधिक स्टोर नहीं कर सकता। ठीक, अब एक फैक्ट्री है जो कि मैगी बनाता है, मैगी बनता है गेहूं से, मैदा से बनता है, गेहूं से भी बनता है। और मैदा किससे बनता है? मैदा तो गेहूं से बनता है। मैगी बनाती, अब ये मैगी कंपनी क्या करती है कि इसको आवश्यकता है गेहूं की 500 किलो ही रख सकता है, 500 केजी। ठीक, ऐसा सरकार का नियम है। ठीक, ऐसा सरकार का नियम है कि वह 500 किलो रख सकता है। लेकिन जब कोई कंपनी या फिर कोई व्यक्ति, देखिए ध्यान से रखिए, किसी प्रक्रमण या मूल्य श्रृंखला सहभागी को लागू नहीं होगा। मूल्य श्रृंखला सहभागी कहने का मतलब क्या है? कहना चाहता है कि वैल्यू एडिशन। ठीक, वैल्यू एडिशन कुल मिला के कहना यह चाहता है कि एक आलू 5 रुपए का चिप्स बनाया, एक आलू 5 रुपए का भी नहीं, 50 पैसे का चिप्स बनाया, 5 रुपए में बेच दिया। इसका मतलब क्या हुआ? आलू के वैल्यू में, आलू के मूल्य में वैल्यू में एडिशन कर दिया गया। उसी प्रकार से गेहूं, पूरा 1 किलो गेहूं 25 रुपए का, लेकिन 100 ग्राम मैगी का पैकेट 25 रुपए का, वैल्यू का एडिशन कर दिया गया। ठीक, तो ऐसी कोई कंपनी या ऐसा कोई व्यक्ति है तो इसमें दोनों ही स्थिति में यह लागू नहीं होगा। यानी ऐसी कोई कंपनी जो वैल्यू एडिशन करती है, कृषि उत्पाद पर वैल्यू एडिशन करती है, ठीक, तो उस पर यह लागू नहीं होगा। अर्थात कि वह, ऐसा नहीं कहा जाएगा कि तुम 500 केजी ही गेहूं स्टोर कर सकते हो, वो अधिक स्टोर कर सकता है। दूसरा बात, मान लेते उसने मैगी बनाया, मैगी का वजन हो गया 2000 केजी, 2000 केजी, तो ऐसा कोई नियम नहीं आएगा, ऐसा कोई तरीका नहीं होगा कि आप जाए उसके पास और बोले कि भैया गेहूं स्टोर करना 500 किलो से ज्यादा गैर कानूनी है अभी के हिसाब से, और आपने 2000 किलो मैगी स्टोर करके रखा है और मैगी तो गेहूं से ही बना है, तो आप इसके अपराधी हैं। ऐसा नहीं होगा। क्लियर है? यह अपवाद है। यह तो रहा पहला नंबर पॉइंट। क्या पहला नंबर पॉइंट है? वैल्यू एडिशन वाला। ठीक, दूसरा नंबर पॉइंट इसी में बताया गया है कि जो भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उस पर यह लागू नहीं होगा। नहीं तो पता चला कि सरकार ने एक नियम बनाया कि कोई भी दुकानदार जो है 50 किलो ही या फिर 100 किलो ही या 200 किलो ही शुगर स्टोर करके रख सकता है, शक्कर स्टोर करके रख सकता है, चीनी स्टोर करके रख सकता है। और आप एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाला दुकान है, वहां 500 किलो गेहूं है, तो वहां छापा नहीं मार देंगे वो, क्योंकि इसी में अपवाद है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के और क्या बोलते हैं उसको, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दोनों के लिए लागू है कि वहां पर ये लागू नहीं होगा। क्लियर है? चलिए, अब यहां तक बात आपको समझ में आई होगी। इसको एक बार रिवाइज करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन भाग था, तो इसको एक बार रिवाइज करते हैं, फिर हम चलेंगे। यहां पे उपधारा 1 खत्म हो जाता है, अब उपधारा 2 में चलेंगे। ठीक, इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं पहले। थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि मैं बताया हूं कि ये कठिन पार्ट है, कोशिश कर रहा हूं कि आपको थोड़ा आसानी से समझा दूं। एक बार आंख बंद करके देखिए, क्या पता रिवाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको पता भी चलेगा याद हुआ या नहीं। और नहीं होगा तो अगली वीडियो में आप मतलब मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करके बताइएगा, तो फिर मैं और इसको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँ। धारा 3 केंद्र सरकार को अधिकार देता है। क्या अधिकार देता है? 3-4 तरीके के अधिकार देता है। किसी वस्तु, किसी आवश्यक वस्तु के उत्पादन, उसके प्रदाय, वितरण आदि के विषय में नियंत्रण की शक्ति केंद्र सरकार को दिया जाता है। धारा 3 के अंतर्गत 6 उपधाराएं हैं, जिसमें से पहला उपधारा है आदेश जारी करने की प्रक्रिया या मापदंड, जिसको हमने भी पढ़ा।
दूसरा है कौन कौन से आदेश पारित किया जा सकता है, और तीसरा है कीमत और प्राइसिंग से संबंधित। पहला हमने देखा कि केंद्र सरकार किसी भी आवश्यक वस्तु के लिए, ठीक, धारा 3 का 1 मतलब उपधारा 1, किसी भी आवश्यक वस्तु के प्रदाय को बनाए रखने के लिए, यानी सप्लाई को बनाए रखने के लिए, सप्लाई को बढ़ाने के लिए, या फिर तीसरा नंबर पॉइंट हमने देखा कि सामयिक वितरण के लिए, यानी समान रूप से लोगों के पास वितरित हो उसके लिए, या फिर अत्यधिक कीमत बढ़ती जा रही है तो उचित कीमत के निर्धारण के लिए, उस वस्तु के उत्पादन पर, उस वस्तु के प्रदाय यानी सप्लाई पर, उस वस्तु के वितरण पर, उस वस्तु के व्यापार के लिए किसी भी प्रकार का रेगुलेशन या प्रतिबंध, जिसको प्रतिषेध के नाम से कहा मैंने, वो लगा सकती है। क्लियर होगा? यहां तक तो कोई क्लियर मतलब नॉन क्लियर वाली बात ही नहीं। मैंने सैनिटाइजर का उदाहरण भी दिया। अगला नंबर पॉइंट मैं कहता हूं, ध्यान रखिएगा, धारा 3 की उपधारा 1 के अंतर्गत हमने क्या देखा, कोई भी वस्तु हो, अगर उस वस्तु का प्रदाय को बनाए रखना है, कोई भी वस्तु मतलब वो आवश्यक वस्तु हो, कोई भी वस्तु है उसको प्रदाय को बनाए रखना है, प्रदाय को बढ़ाना है, सप्लाई को बढ़ाना है, सम्यक वितरण करना है, उचित कीमत पर उपलब्धता के लिए सरकार चाहे तो नियम बना सकती है। साथ ही साथ एक और पॉइंट हमने चुना कि अगर भारत की रक्षा का प्रश्न हो या जो सैन्य संचालन है उसको अगर सुचारू रूप से चलाना है, पता चला कोई सैनिक लोग रुके हैं, उनको चावल नहीं है, तो उसके लिए भी तो सरकार की जिम्मेदारी है ना कि सैनिकों को खाना मिले, तो उसके लिए भी नियम बना सकती है, उस हिसाब से भी वस्तुओं के सप्लाई आदि के विषय में नियम बना सकती है। लेकिन हमने देखा कि यदि ये तो नियम बना सकती है, ये बात समझा। अब धारा 3 की उपधारा 1 के खंड क में देखा कि कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जैसे अनाज है, जैसे खाद्य तिलहन है, खाद्य तेल है, दलहन है, आलू है, प्याज है, इन सब के लिए सरकार अगर नियम बनाती है, रेगुलेट करती है, तब वो कुछ विशेष परिस्थिति में ही इसके लिए नियम बना सकती है। नियम बनाने का मतलब क्या है कि उसके विनियमन और प्रतिषेध के विषय में नियम बना सकती है कुछ विशेष परिस्थिति में। कौन सी परिस्थिति? यदि युद्ध हो रहा है, यदि कहीं अकाल पड़ गया, कहीं प्राकृतिक आपदा आ गई, या फिर कीमत में असाधारण वृद्धि हो गई, तब की स्थिति में सरकार इसके लिए नियम बना सकती है। किसके लिए? अनाज, खाद्य तिलहन, खाद्य तेल, दलहन, आलू और प्याज के लिए। पांच ठो है मेरे ख्याल से इसमें, 1 2 3 4 5 6 ठो, 1 2 3 4 5 6 ठो, ठीक। आलू, प्याज, दलहन, तिलहन और अनाज। यहां तक बात समझ में आई। अब ये जब बात समझ में आई तो दूसरा नंबर पॉइंट कहता है कि जब नियम बनाएगी, वितरण आदि के लिए नियम बनाएगी, तो मुख्य रूप से स्टॉक के लिए नियम बनाएगी, कितना सामान आप रख सकते हैं। तो इसमें दो बात हमने देखी। पहला तो देखा कि सामान्य वस्तु के लिए, तो सामान्य वस्तु के लिए नियम सरकार कब बनाएगी? सरकार जब नियम बनाएगी तो उसमें एक चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखेगी, क्या? कि यदि उस वस्तु का कीमत बहुत ही असाधारण तरीके से बढ़ रहा है, तब नियम बना सकती है। स्टॉक के लिए नियम बना सकती है कि इतना ही आप रख सकते हैं। दूसरा, यदि वह वस्तु कृषि उत्पाद है, तो कृषि उत्पाद में भी हमने दो तरीके की चीजें देखी। एक तो देखा वो है उद्यान फसल। उद्यान फसल में अगर 100% की वृद्धि हो जाए तब उसके लिए स्टॉक निर्धारित किया जा सकता है। गैर विनस्वर कृषि खाद्य पदार्थ की बात करें तो ये अगर 50% की वृद्धि हो जाए तब इसके लिए नियम निर्धारित किया जा सकता है, जैसे हमने इसमें देखा इस उदाहरण से। कैसे करते हैं? तो 1 साल पहले या 5 साल का औसत, दोनों में जो कम होगा उसी के हिसाब से होगा। फिर हमने देखा कि किसको किसको इसमें अपवाद के तौर पे माना गया। तो पहला हमने देखा कि कोई वैल्यू एडिशन करने वाली कंपनी है, खाद्य प्रसंस्करण की कंपनी है, खाद्य प्रसंस्करण करने वाला कोई व्यक्ति है, तो उसको इसमें
क्या बोलेंगे, अपवाद माना जाएगा। जैसे मैगी का उदाहरण देखा। दूसरा हमने देखा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कोई वस्तु अगर रखी हुई है तो वो भी इसमें अपवाद माना जाएगा। ठीक है, तो यहां तक चीजें हमने देखी। अब मेरे को लगता है कि आपको शायद समझ में आया होगा। बहुत कम ही पॉइंट मैंने देखा है, लेकिन अब लगभग समय हो गया है 1 घंटा। हाँ, 1 घंटा हो गया है। तो मैं सोचा था कि आज पूरा धारा 3 का 3 पॉइंट पढ़ाऊंगा, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते इतना समय लग जाता है कि क्या बोले। तो अब हम लोग ना इसका उपधारा देखते हैं अगली क्लास में। ये जो उपधारा 2 है इसको देखेंगे अगली क्लास में, आदेश की प्रकृति। आज हमने देखा आदेश जारी करने की प्रक्रिया। आदेश जारी करने की प्रक्रिया में हमने देखा, क्या देखा कि कौन कौन सी परिस्थिति में क्या क्या आदेश जारी किए जा सकते हैं। तो आवश्यक वस्तु के असाधारण कीमत की स्थिति में, प्रदाय को बनाए रखने के लिए या प्रदाय को बढ़ाने के लिए, या 1 नंबर पॉइंट और देखा हमने कि सामयिक वितरण के लिए आदेश जारी किए जा सकते हैं, उसके उत्पादन, प्रदाय, वितरण, विपणन, व्यापार के लिए। फिर हमने देखा कि कौन कौन सी चीजों के लिए, जैसे आलू, प्याज, अनाज है, उसके लिए कैसे कैसे हम जारी कर सकते हैं आदेश। ये सब चीजें हमने देख ली। स्टॉक के बारे में हमने देख लिया, किसको अपवाद स्वरूप छोड़ा गया है उसके बारे में देख लिया। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि धारा नंबर उपधारा 2, जिसमें हम देखेंगे कि क्या क्या आदेश दे सकती है सरकार उत्पादन को बनाने के लिए, प्रदाय को बढ़ाने के लिए, कौन कौन से आदेश सरकार द्वारा जारी किए जा सकते हैं। मिलता हूं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।